अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कल हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आज हम उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, अभी हाफ लॉन्ग हुआ था, आधा बाकी है, तो हम उसको आगे लेके चलेंगे। आज हम उसकी मोशन को पढ़ेंगे। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है तो किस तरह उसमें चेंजिंग आता है और किस तरह वो मूव करता है सारा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैथ टाइप स्प्रिंग बना हुआ है, तो इस वक्त स्प्रिंग ये कहाँ पर है, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, ये मीन पोजीशन पर है। ये कहाँ पर है? मीन पोजीशन पर। इसको मैं लाइक कर लेता हूँ कि ये क्या है, ओ, जहाँ पर अमल करने वाली तमाम फोर्स पर जीरो कह दो, ठीक है। इसे कह देते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाकर इसको x डिस्टेंस कवर करवा कर मैं ए पॉइंट पे ले आता हूँ। किस पॉइंट पे ले आता हूँ? ए पॉइंट पे ले आता हूँ, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर एफ से। तो वो कितनी होगी रीस्टोरिंग फोर्स? मैक्सिमम से मैक्सिमम। जितना मीन पोजीशन दूर होगा उतना ही इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस वक्त इसके अंदर कौन सी फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। और मैं आपको बता दूं, जो मीन पोजीशन होती है ना, मीन पोजीशन जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर होता है ना, तो उसके पास कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होती। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? जीरो। जैसे ही ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से दूर जाने लग जाएगा, मतलब उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो मीन से दूर जाएगा, तो उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और जितना हम दूर जाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जिस तरह हम ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ वापस आता जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है, उसी तरह उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? मीन पोजीशन के ऊपर क्या है? जीरो। मीन पोजीशन से दूर जाएंगे तो इंक्रीज, मीन पोजीशन के करीब आएंगे तो डिक्रीज होगी और वापस जीरो पर आकर वापस। इसी तरह ऑपोजिट साइड पर भी ऑब्जेक्ट दूर जा रहा होगा तो हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम हो रही है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के करीब आ रहा है तो हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रही है? डिक्रीज, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि मीन पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स खत्म होती है, जीरो होती है, और जैसे वो मीन से दूर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगी। थोड़ा दूर जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स भी थोड़ी होगी, ज़्यादा दूर जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे वापस आता जाएगा, ऐसे कह लो कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और वापस आएगा तो 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और 0। इस तरह दूर जाएगा तो इंक्रीज, करीब आएगा तो डिक्रीज, ठीक है। इसी तरह अब मैं ऑब्जेक्ट को ओ से कहाँ ले आया हूँ? ओ पॉइंट से मैं लेके आ गया हूँ उसको ए पर, तो जाहिर है वो मीन से दूर है, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स होगी? रिस्टोरिंग फोर्स होगी। और लेकिन इस वक्त इसकी जो स्पीड है वो अभी रुका हुआ है, तो इस वक्त हम उसको जीरो कंसीडर करेंगे कि इसकी स्पीड क्या है? जीरो, मतलब मिनिमम, ठीक है। तो जैसे मैं इसको यहाँ से अपनी एक्सटर्नल जो मैंने इसको एनर्जी दी जो इसके अंदर स्टोर हो गई है, ठीक है, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो वो एनर्जी वापस वो कहाँ लेके आएगी? मीन पोजीशन की तरफ। तो जब यहाँ से वापस आएगा तो जैसे ही ये मीन पोजीशन की तरफ वापस आ रहा होगा, इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और मीन पोजीशन पर आकर इसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन जैसे ही आगे मूव करना शुरू करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और जब यहाँ पर आएगा तो जाहिर सी बात है रिस्टोरिंग फोर्स तो जीरो हो गई है, लेकिन यहाँ पर आकर ये रुक पाएगा नहीं। यहाँ पर आकर जो इसकी स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसकी स्पीड क्या आ जाएगी? मैक्सिमम, क्योंकि वो स्ट्रेच होकर वापस आ रहे हैं जैसे, तो स्पीड जो है वो मैस को मिली है, तो वो मोमेंटम बन जाएगा या इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाएगा, तो जिस वजह से वो कहाँ जाएगा? आगे चला जाएगा, ठीक है। तो मेन पोजीशन पहले गया था ए पर, ए से वापस आया, वापस कहाँ चले गया? बी पोजीशन पर, ठीक है। अब इसी तरह बी पोजीशन के ऊपर बी जब मेन से दूर आ रहा था तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होना शुरू हो गई? रिस्टोरिंग फोर्स एनर्जी फिर से स्टोर होना शुरू हो गई, ठीक है। तो वो मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो जैसे अब देखो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर कर लेगा, अब इसके पास खत्म हो जाएगी तो उसकी स्पीड आस्ता आस्ता स्लो होगी, यहाँ पर आकर जीरो, स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। अब फिर जब यहाँ से वापस जाएगा तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स कम हो जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि ऐसे कह लो कि दो स्पीड का और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम
काम कर रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से वापस जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी लेकिन स्पीड बढ़ेगी, लेकिन जब मेन पोजीशन पर आ जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स 0 और स्पीड मैक्सिमम। फिर आगे जाएगा तो मेन से दूर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। इसी तरह एक मिकदार बढ़ेगी, कम होगी और हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म होती रहेगी जब तक ये रुक नहीं जाता। फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम कहीं और सरफेस इस्तेमाल करेंगे तो वो ओसिलेट नहीं कर पाएगा जैसे हम चाहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो बाकी ये तो सारा हमने पढ़ लिया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक हुक लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी, स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, हुक्स लॉ की, उसके बाद हमने पढ़ी थी स्प्रिंग कांस्टेंट की, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ी थी रिस्टोरिंग फोर्स की, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनको मिलाकर कंप्लीट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का लॉन्ग पेंचर बन जाता है। कौन सा? मैस स्प्रिंग वाला, सिंपल पेंडुलम वाला, और ये अभी हमने नहीं पढ़ा, इनको भी पढ़ना है। अभी सिर्फ हमने मैस स्प्रिंग वाले के परफॉर्मेंस को मोशन को डिस्कस किया, ठीक है। और अब इनके टाइम पीरियड्स भी होते हैं कि कितने, आप टाइम पीरियड तो पता होगा आपको, मुकम्मल एक राउंड ट्रिप का टाइम पीरियड कहलाता है, नहीं तो मैं आपको आगे वाले लेक्चर में वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पर इनके टाइम पीरियड का फार्मूला आता है T = 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के। पाई की वैल्यू आपको पता है, मैथ्स में जो हमने यूज़ किया स्प्रिंग के आगे, और के स्प्रिंग की हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे डिपेंड करता है के की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले से हम टाइम पीरियड भी मालूम कर सकते हैं, ये एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लेता है या एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन करता है, जो भी हमने नोट करना है हम वो कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन मैथ्स टेस्ट स्प्रिंग वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे बॉल एंड बॉल सिस्टम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा।